जादुई कढ़ाई। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा छोटी थी, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने चाचा चाची और दादी के साथ रहती थी। सीमा की चाची सीमा को जरा भी पसंद नहीं करती थी और वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। सीमा की चाची अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा उसको एक नजर नहीं भाती थी। एक दिन सीमा की चाची अपनी बेटी को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला रही थी। तभी सीमा वहाँ आई और उसने कहा, चाची मुझे भी भूख लगी है, इसमें से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो ना। वैसे भी छोटी सारा खाना नहीं खा पाएगी। कल रात को ही तो तूने खाना खाया था, तुझे दोबारा भूख लग गई? रात की 2 रोटियां रखी है, वही खा ले। इसमें से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरी बेटी खाएगी और इसमें से जो बच जाएगा वो मैं। ना तुझे कुछ मिलेगा और ना तेरी बुढ़िया दादी को। अभी इतने सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, उन्हें कौन धोएगा? सीमा को स्वादिष्ट पकवान ही खाने थे, लेकिन उसकी चाची ने नहीं दिया, इसलिए वो उदास हो गई और वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी दादी ने ये सब देख लिया था। सीमा की दादी सीमा से बहुत प्यार करती थी। वो गुस्से में अपनी छोटी बहू के पास जाती है और बोलती है, क्यों रे गायत्री, इसमें से थोड़ा सा खाना उसको दे देती तो क्या घट जाता तेरा? पहले तो तूने मीठा मीठा बोलकर उसके नाम की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली और अब तू अपनी ही भतीजी और बेटी में भेदभाव करती है। शर्म नहीं आती तुझे? दादी की बात सुनकर सीमा की चाची को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, ए बुढ़िया, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करके बात कर। एक मुक्के में भगवान को प्यारी हो जाएगी। तुम दोनों मेरे घर के नौकरानी की तरह हो, तो नौकरानी की तरह ही रहो। ज्यादा चौधराइन बनने की कोशिश ना करो। तू बहुत गलत कर रही है गायत्री। इंसान को अपने किए की सजा इसी जीवन में भुगतनी पड़ती है, समझी? भगवान के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी सास हो। इतना कहकर चाची खुद ही अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद दादी सीमा के पास जाती है और कहती है, सीमा क्यों रो रही है? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है ना, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं ना। चल मेरे साथ, मैं तुझे आज बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाती हूँ। सच में दादी? दादी सीमा को घर के पीछे एक पेड़ के पास ले जाती है। सीमा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जमीन खोद बेटी। क्यों दादी? यहाँ पर जमीन के अंदर एक कढ़ाई रखी हुई है, उसे निकालना है। ठीक है दादी, मैं अभी निकालती हूँ। उसके बाद सीमा जमीन खोदने लगती है और जमीन के अंदर से जादुई कढ़ाई निकाल लेती है। दादी माँ, ये कैसी कढ़ाई है और इसे आपने जमीन के अंदर क्यों दबा के रखा था? बेटी, ये जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई में तुम जिस पकवान को सोचकर हाथ रखोगी, वो तुम्हें झट से वो पकवान दे देगी। ऐसा भी भला कहीं होता है क्या दादी? आज के टाइम में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? अच्छा, तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे इस कढ़ाई का जादू दिखाती हूँ और तुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाती हूँ। बता, कौन सा पकवान खाएगी? दादी, मेरा आज चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन है। उसके बाद दादी कढ़ाई पर हाथ रखती है, वैसे ही उस कढ़ाई में बहुत सारी बिरयानी आ जाती है। फिर दादी उस बिरयानी को सीमा को खाने के लिए कह देती है। सीमा जैसे ही उस बिरयानी को खाती है, दादी माँ, ये बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी बिरयानी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। उसके बाद सीमा बिरयानी खाती चली जाती है। फिर दादी कहती है, सीमा, ये कढ़ाई मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था इसका सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अभी जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद करने के लिए करे।
ये जादुई कढ़ाई मैं तुझे दे रही हूँ। तू इसमें मनचाहा पकवान बनाकर गरीबों को खिला सकती है और रोजाना भंडारा कर सकती है। सीमा उस कढ़ाई को ले लेती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करती। एक दिन सीमा से किचन में अचार का डब्बा गिर जाता है, जिस कारण चाची उसे खूब मारती है। और जब दादी सीमा को बचाने आती है तो चाची दादी को भी धक्का मार देती है। घर में घमासान लड़ाई हो जाती है। फिर चाची दादी और सीमा को घर से निकाल देती है। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम दोनों को अपनी नजरों के सामने एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जा जा, तू हमें अपने घर से क्या निकालेगी, हम खुद ही जा रहे हैं। चल सीमा। दादी और सीमा अपनी जादुई कढ़ाई लेकर घर से निकल जाते हैं। दादी, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तो चिंता मत कर मेरी लाडो, हमारे पास जादुई कढ़ाई है ना। हम जादुई कढ़ाई की मदद से खूब तरक्की करेंगे। फिलहाल हमें पास वाली दुर्गा मंदिर में चलना चाहिए। दोनों दादी पोती गांव के दुर्गा मंदिर में जाकर रहने लगती हैं और वहीं पर अपनी जादुई कढ़ाई की मदद से रोजाना भंडारा करवाती है, जिससे कि मंदिर का पुजारी भी बहुत खुश होता है। आप दोनों का दिल बहुत साफ है। खुद आप लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गरीबों को खाना बांटना नहीं भूलती। यह आपका बड़प्पन है। अब सीमा और दादी मंदिर में ही रहने लगे थे। मंदिर में कभी कभी अमीर लोग आकर अपनी खुशी से सीमा और उसकी दादी को भेंट के रूप में कुछ पैसे दे दिया करते थे। वही पैसों को इकट्ठा करके दोनों दादी पोती ने एक ढाबा खोल लिया और उसमें बहुत कम दाम पर लोगों को खाना खिलाने लगी। सीमा के ढाबे पर खाने का दाम बहुत कम था, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, जिससे कि उन्होंने अपना एक घर भी बना लिया और उस घर में वो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करने लगे। दोनों अब ऐश की जिंदगी जी रहे थे। ये बात किसी तरह सीमा की चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, सीमा और वो बुढ़िया तो अमीर होती जा रही है। आखिर इन दोनों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? जरूर सासू माँ ने कोई दबा हुआ सोना दिया होगा उसको। इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। चाची रात को ही सीमा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो सीमा और दादी कढ़ाई से ढेर सारा पकवान मांग रहे होते हैं। अरे ये तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लग रहे हैं। अरे ये सारे पकवान इस कढ़ाई से निकल रहे हैं। इसमें तो मसाले और अनाज की जरूरत ही नहीं है। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी बन सकती हूँ। मुझे ये कढ़ाई चुरानी ही होगी। जब सीमा और दादी सोने के लिए चल देती है तो चाची पीछे के दरवाजे से आकर जादुई कढ़ाई उठाकर ले जाती है और घर जाकर कढ़ाई से कहती है, कढ़ाई मुझे पुलाव खाना है। जैसे ही चाची ये बोलती है, कढ़ाई में से 2-4 चूहे निकल जाते हैं और उसके आसपास घूमने लगते हैं। अरे ये सब क्या है? मैंने तो पुलाव मांगा था, इसने तो मेरे घर में चूहे भर दिए। लगता है इसको पुलाव बनाने नहीं आता। अब मिठाइयाँ मांगती हूँ। कढ़ाई मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ खानी है। चाची के इतना कहने के बाद कढ़ाई बहुत सारी मिठाइयाँ देने की बजाय बहुत सारा गोबर दे देती है। छी, ये तो गोबर है। इसने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ये कढ़ाई मेरी सुन क्यों नहीं रही? उसके बाद चाची गुस्से में कढ़ाई को जमीन पर पटक देती है। तभी कढ़ाई में से एक काली गंध निकलती है जो चाची के चेहरे पर लग जाती है और चाची को एकदम काला भूत बना देती है। अरे ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? अरे ये तो छूट भी नहीं रही। हाय राम, मेरा सुंदर सा चेहरा खराब हो गया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश हो कढ़ाई तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, लेकिन मेरा मुंह जरूर काला कर दिया। तभी कढ़ाई एक डंडे का रूप ले लेती है और चाची की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे इस डंडे से बचाओ। क्या मुसीबत उठा ले आई मैं? कोई बचाओ, अरे इस डंडे से मुझे कोई बचाओ। चाची भागने लगती है और डंडा रूपी कढ़ाई उसके पीछे पीछे चलने लगती है और चाची उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई सीमा के घर पहुंचती है।
सासू माँ, सीमा, मुझे बचाओ, मुझे इस कढ़ाई से बचाओ। मैंने तुम्हारी कढ़ाई चुराई थी और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस कढ़ाई से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लो। तभी वहाँ पर सीमा और दादी आ जाती है। फिर चाची उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी भी मांगती है। कढ़ाई, तुम हमेशा अच्छे काम के लिए उपयोग में लाई गई हो, तो तुम चाची के लिए इतने क्रूर मत बनो और चाची को माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है, अपनी पहचान खराब मत करो और चाची को जाने दो। कढ़ाई वापस डंडे के रूप से अपने रूप में आकर सीमा के पास चली जाती है। अब दादी और सीमा सभी गरीब लोगों के खाने का ध्यान रखते हुए अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं और उनके जीवन से चाची नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है जल परी के जादुई झुमके की। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। रामपुर गांव में शीतल अपनी सौतेली माँ और पिताजी के साथ रहा करती थी। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। शीतल शक्ल से दिखने में अपनी सौतेली बहन मुन्नी से ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन शीतल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह बहुत दयालु भी थी। लेकिन उसकी सौतेली बहन मुन्नी बहुत ही घमंडी और क्रूर थी। शीतल की सौतेली माँ और मुन्नी उस पर बहुत ही अत्याचार करते थे और घर का सारा काम उससे करवाया करते थे। यहाँ तक कि मुकेश के गैर हाजिरी में उसे खेतों में काम भी करवाते थे। एक दिन शीतल को सवेरे उठने में देरी हो जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक कर कहती है, उठ रही, कितना सोएगी? घर का कामकाज कौन करेगा? जल्दी उठ। क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह ठंडा पानी क्यों फेंक दिया? एक तो तेरी माँ तुझे छोड़कर खुद तो मर गई, तुझे मेरे सर पर छोड़ गई, और एक तू है जब देखो महारानी की तरह सोती रहती है। कोई काम धंधा तो है नहीं तुझे? अपनी माँ के साथ ही मर जाती ना, आराम ही करती रहती जिंदगी भर ऊपर बैठकर। माँ, लेकिन अभी तो बस 5 ही बज रहे हैं, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? जितना तू जुबान चलाती है ना, अगर उतना काम कर लेना तो तेरा ही भला होगा। चल अब सबके लिए चाय नाश्ता बनाने की तैयारी कर, मैं तो जा रही हूँ सोने। उसके बाद शीतल उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना शुरू करती है और शीतल को उठाकर उसकी माँ फिर से सो जाती है। अगले दिन मुकेश जल्दी खाना खा पीकर काम के लिए निकल जाता है और मुन्नी खाना खाते समय अपनी माँ से कहती है, छी, ये भी कोई पराठे हैं? कुत्ते भी ना खाए इन पराठे को। मैं तो नहीं खा रही, तू ही खा ले ये। क्यों रे कलमोही, तूने इतने गंदे पराठे इसलिए बनाए हैं ना ताकि मेरी बेटी ना खाए? नहीं नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खराब पराठे नहीं बनाए। शीतल कुछ कह पाती उससे पहले ही शीतल की सौतेली माँ अपने मुंह से वो पराठे थूक देती है। थोड़ी ही देर बाद मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है। आज शाम को उसने अपने जन्मदिन के पार्टी में मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए। मुझे भी नए कपड़े चाहिए माँ। पिंकी मेरी भी तो सहेली है, उसने मुझे भी पार्टी में बुलाया है। मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है माँ। तेरी तो सूरत ही नहीं है नए कपड़े पहनने की। कहीं नहीं जाएगी तू, घर में चुपचाप बैठकर काम कर। चल मुन्नी, बाजार से तेरी नई फ्रॉक भी तो लानी है। और हाँ महारानी, जब तक हम घर लौटेंगे तब तक सारा काम हो जाना चाहिए। जी माँ। ये सुनकर शीतल बहुत उदास हो जाती है। कैकई और मुन्नी बाजार से नई फ्रॉक लेने चले जाते हैं और शीतल चुपचाप घर का सारा काम करने लगती है। और शाम को मुन्नी और कैकई जब घर आते हैं, देख देख शीतल, माँ ने तो मुझे नई फ्रॉक दिलाई है और ये नेल पॉलिश भी दिलाई है। और ये देख मेरे झुमके कितने सुंदर है। वाह मुन्नी, तेरे झुमके तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं भी इन्हें पहनकर देख सकती हूँ? हाथ भी मत लगाइयो मेरे झुमके को। मेरे झुमके से दूर ही रहना, बहुत महंगे हैं, तू इन्हें पहनने के लायक नहीं है। शीतल की माँ के देहांत के बाद से शीतल को हर सामान के लिए तरसना पड़ता था। मुन्नी सज धज कर अपनी सहेली पिंकी के बर्थडे पार्टी में चली जाती है और घर बैठे शीतल बस काम ही करी जा रही थी। वो बहुत थक चुकी थी। रात को जब शीतल के पिता घर आते हैं, मुन्नी की माँ, सुनती हो? जमींदार जी के साथ कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद ही लौटूंगा। तुम ज्यादा कुछ न करना, बस एक काम कर देना, समय समय पर खेतों में जाकर पानी डालते रहना। हाँ, इन्हीं सब कामों के लिए तुम मुझे ब्याह कर लाई हो। जितने भी दिनों के लिए जाना है जाओ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे दोनों बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? मुन्नी तो अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई है और शीतल खाना खाकर सो गई है।
वैसे भी शीतल के पास कुछ काम तो होता नहीं है, जब देखो खाना है और पीना है और जाकर सो जाना है। कैकई मुकेश को शीतल से मिलने नहीं देती है और अगले सुबह भी वो मुकेश को घर से जल्दी भगा देती है। फिर क्या था, अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो चुका था। ओ महारानी, ये आराम फरमाना छोड़ और जाकर खेतों में काम कर। लेकिन माँ, मैं खेतों में कैसे काम कर सकती हूँ? मुझे तो खेतों के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ज्यादा ड्रामा करेगी ना तो लगाऊंगी कान के नीचे। जाकर खेतों में पानी देती है कि नहीं? और हाँ सुन, पानी तो तुझे तालाब से भरकर ही लाना पड़ेगा। लेकिन माँ, पानी तो हमारे आंगन के कुएं में भी है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जुबान जितनी चलाती है उतना अगर हाथ चला लेगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। जाकर अब खेतों में पानी देती है या नहीं? जाती हूँ माँ। और याद रखियो, कुएं में से पानी नहीं लेना है, तालाब से ही लेकर आना है, समझी? उसके बाद शीतल एक मटका उठाकर तालाब की तरफ चल पड़ी और रास्ते में चलते चलते सोचती है, तालाब से तो पानी लाने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे ही शीतल सुबह से शाम तक तालाब से पानी ला लाकर खेतों में डालती रही। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस बार जब शीतल तालाब से पानी भर रही थी तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उस तालाब से एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी निकलकर आती है और वह शीतल को वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसके सर पर हाथ फेरती है। जलपरी के हाथ रखते ही शीतल को होश आ जाता है और जलपरी को शीतल की जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। शीतल उसे देखकर कहती है, बाप रे बाप, जलपरी हमारे गांव के तालाब में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी आँखों पर। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रही। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, मैंने तुम्हारे सर पर अपना हाथ रखा और तुम्हारे बारे में सब जान लिया। अगर आपको सब पता चल ही चुका है तो यह भी पता होगा कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है और मुझे भी नए कपड़े और नए नए झुमके पहनने का मन करता है, पर माँ मुझे दिलाती ही नहीं है। और इतना कहकर शीतल जलपरी के सामने रोने लगती है। जलपरी को शीतल के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे जादुई झुमके देते हुए कहती है, ये लो बेटी, तुम मेरी बच्ची के समान हो, ये मेरे झुमके रख लो। ये मेरे झुमके पहनकर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद जलपरी को कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। उन लोगों की आहट सुनकर जलपरी वापस से तालाब के अंदर चली जाती है। जलपरी के जाने के बाद शीतल जलपरी के दिए हुए झुमके को पहन लेती है। झुमके पहनते ही शीतल का रूप रंग चमकने लगता है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। उसके शरीर की सारी थकान भी मिट जाती है। जब वो घर पहुंचती है, कहाँ मर गई थी कल मुही? माँ, मैं तालाब के पास ही गई थी, वहाँ पर मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए घर आने में थोड़ा सा समय लग गया। तभी मुन्नी की नजर शीतल के चमचमाते हुए झुमकों पर जाती है और तभी वो शीतल पर ध्यान देती है कि शीतल तो पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। माँ, जरा इससे पूछना, ये झुमके कहाँ से चुरा कर लाई है और कौन से ब्यूटी पार्लर से आई है? इतने पैसे कहाँ से आई इसके पास? नहीं नहीं बहन, ना ही तो मैं ब्यूटी पार्लर गई हूँ और ना ही मैंने किसी के झुमके चुराए हैं। उसके बाद शीतल साफ मन से अपनी माँ और अपनी बहन को उस जलपरी के बारे में सब कुछ बता देती है। जलपरी के बारे में सुनते ही दोनों माँ बेटी के मन में लालच आता है। पहले तो दोनों माँ बेटी मिलकर शीतल के कानों के झुमके उतरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो झुमके शीतल के कानों में से नहीं निकलते। मुन्नी मन ही मन सोचती है, ये जादुई झुमके पहनते ही ये कल मुही सुंदर दिखने लग गई और मैं भी कल तालाब जाकर उस जादूगरनी जलपरी से ये जादुई झुमके मांगूंगी और फिर मैं भी शीतल की तरह सुंदर दिखने लग जाऊंगी। वहीं कैकई भी मन ही मन सोचती है, हमारे गांव के तालाब में एक जलपरी है, इस बात की खबर मुझे क्यों नहीं थी। अब मैं कल ही उस तालाब के पास जाकर उस जादूगरनी जलपरी को पकड़ लूंगी और बाजार जाकर अच्छे दामों में बेच कर आऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह मुन्नी तालाब के किनारे पहुंचती है और खड़ी होकर झूठ मूठ में रोने लगती है। मुन्नी को रोते हुए देखकर वो जलपरी फिर से तालाब से निकलकर बाहर आती है और शीतल की तरह ही मुन्नी के सर पर भी हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
जलपरी जी, मुझे भी नए झुमके चाहिए। मुझे भी सुंदर दिखना है। मुझे उस शीतल को नीचा दिखाना है। वो मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? मुन्नी के इतना बोलते ही जलपरी समझ जाती है कि मुन्नी के मन में बहुत ही लालच है। जलपरी मुन्नी से बोलती है, पर मेरी एक शर्त है। ये झुमके मैं तुम्हें दे दूंगी, किंतु तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बस वो झुमके दे दो। इनको पहनते समय तुम्हारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जलपरी मुन्नी को झुमके दे देती है, लेकिन मुन्नी जैसे ही वो झुमके पहनती है, उसका रंग बिल्कुल कोयले की तरह काला हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगती है। अरे, जलपरी कहाँ गायब हो गई? तुम मुझे पहले की तरह ठीक करो। लेकिन जलपरी तो अब पानी में गायब हो चुकी थी। वो कहाँ आने वाली थी वापस? मुन्नी घर जाकर वो अपनी माँ को उसके साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताती है। उस जलपरी की इतनी हिम्मत! अब मैं उस जलपरी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कैकई कुछ औजारों और अपने भाइयों को साथ लेकर तालाब के पास पहुँचती है और पूरे तालाब में जाल बिछा देती है ताकि वो जलपरी उसमें फंस जाए। थोड़ी ही देर बाद कैकई के बिछाए हुए जाल में वो जलपरी फंस जाती है। जलपरी को देखते ही कैकई कहती है, तुझे तो मैं बाजार में बेचूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे बदला लूंगी। तूने मेरी बेटी के साथ जो भी किया उसके लिए तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। जलपरी के इतना कहते ही कैकई जलपरी के ऊपर उन औजारों से हमला करने लगती है, लेकिन वहाँ औजार उल्टी दिशा में घूमकर कैकई को ही उल्टा घायल कर देते हैं। उसके बाद वो जलपरी जाल में से अपने ही आप गायब हो जाती है। उसके बाद कैकई के भाई अपनी बहन को घायल होते हुए देखकर घबरा जाते हैं और फौरन अपनी बहन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जलपरी ने मेरी माँ का इतना बुरा हाल कर दिया। अब मैं कभी भी उस तालाब के पास नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मुन्नी रोने लगती है। तभी शीतल वो जादुई झुमके पहनकर अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के जख्मों पर हाथ लगाती है। ऐसा करते ही उसकी माँ के जख्म भर जाते हैं। ये देखकर मुन्नी अपनी बहन को गले से लगा लेती है। बचपन से इतना जुल्म सहने के बाद भी शीतल ने अपनी माँ और बहन की मदद की। ये देखकर उनका मन पसीज जाता है। उस दिन के बाद से शीतल को माँ और बहन का प्यार भी मिलने लग जाता है।